दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में गिरते हुए लोकतंत्र के बारे में, गिरते हुए राजनीति के बारे में। दोस्तों भारत में राजनीति इस स्तर पे आ जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कम से कम मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करी थी कि भारत में राजनीति जो है इस लेवल पर आ जाएगी कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर अनर्गल आरोप लगाए जाएंगे। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसे आरोप इस देश के प्रधानमंत्री पे लगाए जाएंगे। मामला क्या है दोस्तों, हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं और फिर इसको विस्तार से इसके ऊपर चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों मामला है, बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के ही हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी को लगता है कि वो ब्रह्मांड के इकलौते इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं। उनको लगता है कि हमारे अलावा धरती पे अगर इकोनॉमिक्स के 100 लोगों को 100% अगर है तो 99% के इकोनॉमिक्स उनके पास है, बाकी 1% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। और उन्हें लगता है कि कोई भी सरकार बनती है तो सबसे पहले उस सरकार का यह दायित्व होता है कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बना दे। इसी महत्वाकांक्षा को देखते हुए आज तक शायद किसी भी सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री नहीं बनाया। और यही हाल हुआ जब 2014 में मोदी की सरकार आती है तो सुब्रमण्यम स्वामी को लगता है कि मोदी जो है उनको वित्त मंत्री बनाएंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। मोदी सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको काबिल आदमी लगे, अरुण जेटली को, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री बना दिया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ भी नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी को भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक बार राज्यसभा का पोजीशन मिला और दोबारा जब वो राज्यसभा से एक बार रिटायर हो गए तो दोबारा उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के भी लायक नहीं समझा। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी अपना असली खेल खेलना शुरू कर देते हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे आदमी हैं जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने के लिए जाने जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर 1999 में भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिरवाने में सुब्रमण्यम स्वामी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी का काला एक इतिहास है और उस काले इतिहास से सुब्रमण्यम स्वामी के इस काले इतिहास से हर कोई वाकिफ है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनको मौका दिया। लेकिन मौका देने के बाद अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये सोचते थे कि मोदी उनको अपने कंधे पर बिठा लेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी की ये गलती है। अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा सा सॉफ्ट आदमी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सॉफ्ट आदमी के साथ साथ कठोर प्रशासक भी हैं। उन्हें पता है कि कौन से आदमी का कहां पर इस्तेमाल करना है और कौन से आदमी को कहां पर साइडलाइन करना है। ये मोदी सरकार को पता है, मोदी जी को पता है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को जहां तक वो काम आ सके वहां तक काम आए और उसके बाद वो उनको लग गया कि ये किसी काम के नहीं है, मोदी सरकार ने उनको साइडलाइन कर दिया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं अपने असली रूप पर आते हैं और वो मोदी के खिलाफ पर्सनल हो जाते हैं। मोदी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी के महिलाओं के साथ संबंध है, इस वजह से उन्होंने मोदी सरकार के साथ जो महिलाएं इंटीमेट होती हैं उनको वो मंत्री बना देते हैं, उनको वो सांसद बना देते हैं, उनको वो राज्यसभा दे देते हैं। इस तरह की बातें जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो है मार्केट में, मीडिया में फैलाते हैं। हालांकि मोदी के खिलाफ महिलाओं के साथ ये जो आरोप है ये कोई नया नहीं है। 2014 से पहले भी उन्हें एक महिला के जासूसी के ऊपर आरोप करने का आरोप उनके ऊपर लग चुका है। हालांकि कोई अभी तक ये साबित कर नहीं पाया है, उस महिला को, किसी महिला को अब तक कोई मीडिया के सामने ला नहीं पाया है जो ये कह सके कि हाँ मोदी के साथ उनके
गलत संबंध है या मोदी ने उनकी जासूसी करवाई है, इस तरह का कोई नहीं आया है। अब जो है एक आई हैं, वो लेखिका हैं मधु किश्वर पूर्णिमा। ये 2014 से पहले मोदी सरकार की बहुत बड़ी समर्थक रही है, मोदी की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। मोदी के ऊपर इन्होंने किताब भी लिखा है, मोदी को इन्होंने क्या क्या विशेषण से नवाजा है ये मधु किश्वर जानती हैं। हम लोग भी टीवी पर जब इनकी बात सुनते थे तो लगता था कि ये मोदी सरकार की प्रशंसक है। लेकिन आज कल इन्होंने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी इज अ वुमेनाइजर, वो महिलाओं के पीछे पागल रहते हैं, ऐसा जानकारी उनको 2014 में ही मिल गई थी, इसलिए 2014 से वो मोदी से दूरी बना के रखी थी। यहां तक कि उन्होंने एक किताब लिखा था नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो किताब भी स्वयं उनको देने नहीं गई, उन्होंने एक राजनयिक का सहारा लिया और अनसाइंड कॉपी नरेंद्र मोदी को पहुंचाई थी। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी ने जिन जिन औरतों के साथ मतलब कि उनके नजदीकियां रही है उनको उन्होंने मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, राज्यसभा दिया है, तरह तरह के आरोप उन्होंने लगाया है। ये सब तो लगाया। इसके साथ उन्होंने ये लगाया है आरोप कि मोदी सरकार ने जो कोविड में वैक्सीन बनवाई थी उस वैक्सीन से हजारों हिंदुओं और मुसलमानों को तबाह कर दिया गया है। मतलब समझ में नहीं आता, मोदी सरकार वैक्सीन, मोदी के साइंटिस्ट हैं जो वैक्सीन बनाएंगे? वैक्सीन तो साइंटिस्टों ने बनाया था, डॉक्टर्स ने बनाया था, इसमें मोदी का रोल कहां से आ गया? उसके बाद सारी सीमाओं को लांघते हुए कहती है कि मोदी जो है CIA का एजेंट है, उन्हें प्लांट किया जाता है भारत में ताकि वो भारत में रह रहे हिंदुओं को बर्बाद कर सके। दोस्तों, किसी भी प्रधानमंत्री का उनके काम के ऊपर आलोचना, मैं खुद उनका समर्थक हूं, मैं मोदी सरकार का समर्थक हूं, और लेकिन मोदी सरकार के कई नीतियों पर मैंने मोदी सरकार का विरोध भी किया है। अभी रिसेंटली यूजीसी का जो नया बिल आया था, आप मेरे टाइमलाइन में जाकर देख लीजिए, मैंने उसके ऊपर कितनी वीडियोस बना डाले हैं, उसके ऊपर मैंने कविता भी लिख डाली है। याचना नहीं अब रन होगा, इस सरकार का पतन होगा, ये लाइन मैंने कह रखी है। अगर मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी से आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो पॉलिटिकली इतने बड़े बन जाओ ना कि मोदी सरकार को इलेक्शन में हरा दो ना। मेरा तो एज सिंपल एज दैट है। नरेंद्र मोदी यहां भारत के लोगों का बाप बनने नहीं आया है, वो ना मेरा बाप है ना और किसी का बाप है और ना किसी का बाप वो हो सकता है। वो इस देश के प्रधानमंत्री हम लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, वोट दिया है, वोट से चुनकर भारतीय जनता पार्टी जीतकर, और जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके तब जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपने मन से कोई प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है जो नरेंद्र मोदी बन जाएगा, उनको डिक्लेयर करके बनाया गया था। अगर मधुकिश्वर में या सुब्रमण्यम स्वामी में इतना ही गुदा था तो 2014 के बाद 2019 का चुनाव होता है, 2024 का चुनाव होता है, हरवा देते। अगर इतने ही बड़े पॉलिटिशियन हो तो, या चाहे कांग्रेस हो, हरवा देते। अपनी छवि इतनी बड़ी कर लेते कि नरेंद्र मोदी बौना दिखता है, हार जाता खुद ही। लेकिन इस देश के एक प्रधानमंत्री पर, जिसे इस देश के करोड़ों लोग पूजते हैं, उसके ऊपर इस तरह का घटिया आरोप लगाकर आप कितना दिन राजनीति कर पाओगे? मुझे लगता है कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं और जब वो पूरी हो नहीं पाती हैं तो इस तरह के आरोप लगाना, लेकिन आरोप भी ऐसा लगाओ जो किसी के ऊपर चिपक सके। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू वॉज ए वोमेनाइजर, उसके अब उनका एक एडविना के साथ उनके संबंध थे, अगर उनके बाद 10 के और चिपका दिया जाए तो वो चिपक जाएगा, क्योंकि वो था वैसा लफंगा टाइप का।
अगर इंदिरा गांधी के बारे में एमओई मथाई ने लिखा है कि उनके साथ इंदिरा गांधी के अवैध संबंध थे और वो 12 साल तक इंदिरा गांधी एज ए वाइफ उनके साथ रहती थी, तो अब एमओ मथाई ने कह दिया तो अब 50 और लोगों के साथ इंदिरा गांधी के नाम जोड़ दो, चल जाएगा। सोनिया गांधी बार में डांसर थी, इसके साथ और क्या क्या करती थी सोनिया गांधी, 50 तरह की बातें कर दो, चिपक जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का न चाल ऐसा है, न चरित्र ऐसा है, न चेहरा ऐसा है। उनके ऊपर इस तरह का लगाया गया आरोप कभी चिपक ही नहीं सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की आज तक मैं वर्किंग स्टाइल जब से उनको देख रहा हूं 2002 से ही, कभी तक आज तक मैंने नरेंद्र मोदी को किसी के भी खिलाफ एक शब्द उल्टा सीधा बोलते हुए नहीं देखा। उनके कितने ही बड़े विरोधी, अगर आप नरेंद्र मोदी के पार्टी में हैं तो नरेंद्र मोदी हो सकता है कि आपको कुछ दो बात सुना भी दें, लेकिन अगर आप उनके विरोधी बन जाते हैं तो नरेंद्र मोदी आपको इतनी इज्जत देंगे कि आप उस इज्जत को संभाल नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं इस इज्जत के लायक हूं। मैंने कई बार टीवी पे देखा, कितने मौलाना को देखा हूं कि उनकी मम्मी मरी है तो नरेंद्र मोदी फोन करते हैं और मौलाना टीवी पर आकर कहते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने मुझे खरीद लिया और अब मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने विरोधी को इतना इज्जत दे सके। अगर मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी में जो ये गुण है, अगर ये गुण मुझ में आ जाए कि अपने विरोधियों को मैं इज्जत दे सकूं, अपने जो आलोचक हैं उनकी मैं प्रशंसा कर सकूं, ये एक गुण अगर मेरे में आ जाए तो मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह दुनिया कनकर कर सकता हूं, दुनिया जीत सकता हूं। और लोगों को इससे सीखने चाहिए। नरेंद्र मोदी में क्या बुराइयां हैं उनको छोड़िए, उनमें जो अच्छाइयां कम से कम वो तो अपना लो। और इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी चल रहा है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को सहमति को लेकर उतर आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विरोधी दल हैं 2026 में ही 2029 की तैयारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि हम 4 साल काम करते हैं, 5वां साल प्रचार करते हैं। तो विरोधी को ऐसा, विरोधी दल के जो भी हैं, ऐसा लग रहा है कि हम मोदी को अंतिम साल में प्रवेश करने ही नहीं देंगे, मोदी को हम 2026 में ही निपटा देंगे। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल ने भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 2026 प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा कर नहीं पाएंगे। तो क्या ये जो टूल किट है डीप फेक वालों का, सोरस वालों का, कैम्ब्रिज एनालिटिका वालों का, क्या ये टूल किट सब एक्टिव हो चुके हैं 2029 का गोल सेट करने के लिए? अभी से ही प्लानिंग शुरू हो चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी मैं बता रहा हूं दोस्तों, कोई काम नहीं आएगा जब तक भारत की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगा लो, नरेंद्र मोदी के हैं होनहार वीरवाद के चिकने पात, वो चिकने पात की तरह हैं। कोई भी आरोप उनके ऊपर चिपकेगा ही नहीं, तुम कितना भी कोशिश करके देख लो। अब तक कांग्रेसियों ने इतने आरोप लगाए हैं, नरेंद्र मोदी उन आरोपों की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते चले गए और इसके ऊपर भी यही होगा, नरेंद्र मोदी एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएंगे। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय श्री राम।